यू मोस्ट वेलकम इन आवर प्रोग्राम ऑफिसर स्टॉक। और आज हमारे शो में एक स्पेशल गेस्ट हैं जिनका नाम है किसले कुशवाहा। इन्होंने यूपीएससी 2021 के रिजल्ट में 133 रैंक हासिल की है, साथ ही इन्हें आईएएस का पद मिला है। इसलिए यू मोस्ट वेलकम इन आवर प्रोग्राम ऑफिसर स्टॉक एंड अ लॉट ऑफ कांग्रेचुलेशन फॉर योर सक्सेस। Thank you, Nasi sir. It is my pleasure being here. ओके, अब क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। यूपीएससी में सिलेक्शन के बाद एक स्टूडेंट के लाइफ में कितना कुछ बदल जाता है, आपने कैसे इस इमोशन को फील किया? मैं चाहूंगा उसको शेयर करें आप अपनी फीलिंग को। एस्पिरेंट की लाइफ काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग होती है. देर इज़ ऑलवेज एन अनसर्टेनिटी कि जो हम प्रिपरेशन कर रहे हैं वेदर दैट विल बी इनफ कि हम अचीव कर पाए अपनी जर्नी को. सो वो जो अनसर्टेनिटी थी दैट वाज कम्प्लीटली चेंज्ड आफ्टर द सिलेक्शन. आई गॉट क्वाइट रिलीव्ड. आई फेल्ट very relaxed at the moment when selection was announced and my name was there in the PDF. So I am thankful to everyone and I feel very relaxed, I must say. फैमिली के लोगों को कैसा फील हुआ? फैमिली वाले काफ़ी ज़्यादा खुश थे. दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि एक गांव का लड़का यहाँ पे पहुँच जाएगा. सो फॉर देम इट वाज a surprising event also. Many would not have thought कि चलो, they were always hoping कि मैं एक अच्छी जगह जाऊँगा. I got a good education and my journey was very smooth education wise. So they were expecting good, but IS बन गया and they were very. It was a very mix of emotion. They were happy, they were strange. So मैं चाहूंगा कि आप अपने बारे में कुछ बताएं और स्पेशली अपने फैमिली बैकग्राउंड के, जैसे आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, फैमिली एंड अपने एजुकेशन के बारे में। मेरा जो प्रारंभिक शिक्षा हुई थी वो गाज़ीपुर से हुई थी. वहाँ मैंने अपनी 8वीं तक की शिक्षा हासिल की. उसके बाद मैं बनारस और चंदौली इलाके में वहाँ पे मैंने अपना 10वीं और 12वीं का स्कूलिंग की थी. इसके उपरांत मैंने अपना जो ग्रेजुएशन है स्नातक वो मैंने आईआईटी दिल्ली से किया था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्ट्रीम में. उस समय काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली. अपार्ट फ्रॉम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आई ऑल्सो गॉट टू नो अबाउट इंडिया एज ए होल. वहाँ हर एक जगह से लोग आए थे. सो इट वॉज ए लर्निंग एक्सपीरियंसेस ऑफ पीपल, ऑफ टेक्नोलॉजी, ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज. एवरीथिंग वॉज कम्बाइंड एट वन प्लेस. उसके बाद मैंने अपना जो जर्नी था यूपीएससी का उसको स्टार्ट किया. साथ साथ मैं पावर सेक्टर में काम भी कर रहा था. सो दिस इज़ in a wholesome, in a short, crisp, my journey. एजुकेशन वाइज मम्मी एंड पापा के बारे में थोड़ा सा बताएं। मेरे माता पिता एक ग्रामीण परिवेश से आते हैं और एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन दैट दे डू. और आई एम द फर्स्ट ग्रेजुएट इन माई फैमिली इन माई. ये बहुत बड़ी चीज है। थैंक यू. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि आपने आईआईटी दिल्ली से बीटेक किया, जो कि अपने आप में खास तौर पे पूर्वांचल से आप हैं, उस एरिया के लिए एक बहुत बड़ी बात होती है कि आईआईटी में कोई किसी लड़के का एडमिशन हो जाना। देन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से सीधा आप डिसाइड करते हैं सिविल सर्वेंट बनने का। तो क्या इसका कोई एक बहुत खास रीजन रहा है? क्योंकि आप इंडिया में देखते होंगे कि चाहे आप डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, बिजनेसमैन बन जाओ, लेकिन जो क्रेज सिविल सर्विसेज का है वो अदर्स में नहीं है। तो इसका रीजन क्या रहा कि आप इंजीनियरिंग से इस साइड में आए यूपीएससी के? सिविल सर्विसेज का जो क्रेज है सोसाइटी में that is there. It is a fact कि people see civil servants in a greater light. They respect them more. लेकिन जो मेरा अप्रोच था विथ माई अंडरस्टैंडिंग, जैसे मेरी कॉन्शियसनेस ग्रू हुई ओवर द ईयर विथ मोर एक्सपीरियंसेस, आई कैन दिस वाज नॉट द मेन फैक्टर. मुझे लगा एक टाइम पे कि आई कैन गो सर्व ज्वाइनिंग सम एनजीओ, मे बी सम startups which can work in the social sector. But जो मेरा टिल्ट था, I realized कि administration पे resources भी हैं and that is particularly made in a democratic setup to provide the social welfare. तो इस administration वाले platform पे if we do some incremental changes that will have larger impact. So that was my motivation, my conviction, which carried me throughout this preparation, and I hope I will continue learning and convincing myself
and with more abilities I will perform better at whatever position I am given the responsibilities. ओके ओके। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यूपीएससी के एग्जाम में तो वैसे बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे लगती है वो है स्ट्रेटजी। चाहे वो प्रीलिम्स की हो, मेंस की हो, या इंटरव्यू की हो, या ओवरऑल एग्जाम की हो। तो मैं चाहूंगा कि आप अपने एक्सपीरियंसेस और अपनी स्ट्रेटजी को शेयर करें कि आपकी स्ट्रेटजी क्या रही थी इस एग्जाम के लिए। स्ट्रेटजी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हम किसी ऑब्जेक्टिव को या प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं, सो वी शुड बी हैविंग सर्टेन अप्रोच टू ऑब्टेन इट। स्ट्रेटजी से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक है कि वी शुड हैव अ सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच। कई बार स्ट्रेटजी मिल नहीं पाती एट द फर्स्ट इंस्टांस व्हेन वी सी अ प्रॉब्लम विच इज़ मोर एंड वी माइट नॉट हैड प्रीवियस एक्सपीरियंस टू रिजॉल्व दोज इश्यूज़। तो पॉजिटिव माइंडसेट, सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच रहता है, तो हम दूसरे लोगों से सीखते हैं और फिर वहाँ से स्ट्रेटजी धीरे धीरे आती है। तो एक श्योर शॉट स्ट्रेटजी नहीं है कि मेरा इनिशियल मोमेंट धीरे तो धीरे करके सीखना है। जो फर्स्ट डे था प्रिपरेशन का, वहाँ पे कुछ और स्ट्रेटजी थी, एक अटेम्प्ट के बाद कुछ और हुई। सो इट इज़ ग्रेजुअल, इट इज़ करेक्शन, कोर्स करेक्शन इन ए वे। लेकिन ब्रॉडली मेरे को लगता है 2-3 चीज़ें स्ट्रेटजी के तौर पे काम की जा सकती हैं, जो है कि वी शुड हैव अ डिसिप्लिन्ड लाइफ फर्स्ट टू से, इस समय पे उठना, समय पे अपना जो हमने टाइम टेबल डिवाइड कर रखा है, एक चार्ट प्रिपेयर कर सकते हैं हम उसके लिए, उसको अचीव कर पाना। कुछ दोस्त हैं मेरे जिन्होंने केवल 6 महीने का पूरा टाइम प्लान किया और हर डे पे उनका जो प्लान था वो कंप्लीट कर पाए। तो डिसिप्लिन इज़ द फर्स्ट थिंग यू नीड इन, अनलेस डिसिप्लिन इज देयर, इवन इफ यू हैव द बेस्ट स्ट्रैटेजी दैट वोंट बी इम्प्लीमेंटेड। दूसरा जो चीज़ है वो है कि वी कैन गो फॉर कोलैबोरेटिव अप्रोच। अगर कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे हम वीक हैं, सो वी मे टेक गाइडेंस, वी मेक ग्रुप्स ऑफ 1, 2 to 3 पीपल हु आर हैविंग सिमिलर इश्यूज़, और वहाँ पे हम कुछ कोलैबोरेशन से एक दूसरे से सीख करके जो वीकनेसेस हैं उसको आइडेंटिफाई करें, वहाँ पे काम करें। और वो मेरे को लगता है कि अगर हम स्टूडेंट लाइफ है और जो स्टूडेंट की एटीट्यूड होती है सीखने की, उसको हम एब्जॉर्ब करेंगे अपने ऊपर, तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो सीखा नहीं जा सकता, पर्टिकुलरली इन 20s, अर्ली 20s। सो दैट शुड बी द अप्रोच। गुड। जो स्टूडेंट बिल्कुल जीरो से यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, चाहे वो स्कूलिंग में हो या ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो, तो सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि कहाँ से स्टार्ट करें और कैसे स्टार्ट करें। तो आप उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे? स्टार्टिंग के लिए आपको सिलेबस यूपीएससी ने दे रखा है, वहाँ पे हमें सिलेबस अच्छे से पढ़ना चाहिए। फ्रैंकली मैंने भी सिलेबस को इनिशियली नहीं देखा था, बट जब मैंने उसको एनालाइज किया तो एक देयर इज़ अ डिफरेंट बकेट इन विच दोज टॉपिक्स कैन बी क्लब्ड, और उसको हम एनालाइज करेंगे, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम उस सिलेबस से कोरिलेट करेंगे, तो उससे काफ़ी क्लैरिटी आती है। और जब क्लैरिटी होगी तो ऑलरेडी हमारा जो प्रिपरेशन है ना वो एक यूनिक डायरेक्शन में फ्लो करेगा, इट वुड बी मोर कोहेरेंट। सो स्टार्टिंग आप उससे सिलेबस को एनालाइज करके पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करके कर सकते हैं। इसके अलावा जो करंट इवेंट्स हो रही हैं, तो यूपीएससी रिक्वायर सर्टेन थिंग्स कि हमारा जो करंट इवेंट में हैपनिंग्स हैं, वी शुड बी नोइंग इट एंड वी शुड हैव some opinion on this. Along with this, all the important topics, history, geography, economy, environment, all these things we read and we should be able to absorb it. So that is tested at different level. In interview they particularly test this particular aspect कि हमने पढ़ा है, हम लिख पाते हैं, we have certain knowledge, लेकिन क्या हम absorb कर चुके हैं कि we are talking on those terms. यूपीएससी में जो पढ़ने का अप्रोच होता है वो स्कूल एंड कॉलेज की जो स्टडी होती है उससे कितना डिफरेंट होता है? क्योंकि बहुत बार बहुत सारे स्टूडेंट को मैं देखता हूँ, मेरे पास आते रहते हैं, तो उनके पढ़ने का जो तरीका है और एटीट्यूड है वो बिल्कुल कॉलेज लाइफ वाला है, जबकि यूपीएससी कुछ थोड़ा तो अलग डिमांड करती है। आप इस पे क्या सोचते हैं? ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। मेरे खुद के एक्सपीरियंस में जो जैसा लगा, इट इज़ मोर कोरिलेटेड विथ जो हमारी अर्ली स्कूलिंग हुआ करती थी 6 to 10th वाली। हाँ, तो उस समय जो पढ़ने का तरीका था ना, दैट इज़ मोर कोरिलेटेड विद द यूपीएससी प्रिपरेशन, कि अच्छे से हम टाइम पे उठ रहे हैं, वी गो एंड रीड, पर्टिकुलर वी टेक लेसन्स, और हम उससे सीख रहे हैं, वी गो एंड गिव टेस्ट, और उसमें नंबर जो आ रहे हैं उससे हम
जो वीक एरियाज आइडेंटिफाई कर रहे हैं, देन वी कोर्स करेक्ट दोज एरियाज विद सम मटेरियल, विद टॉकिंग टू समबडी। तो ये सारा जो स्कूल का जो हमारा कल्चर था ना, दैट कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन यूपीएससी प्रिपरेशन, सो इट इज़ नॉट वेरी डिफरेंट। एक इशू आ सकता है कि उस समय हमारे ऊपर कोई बोझ नहीं था, एंड वी डिड नॉट हैड द मोर एक्सपेक्टेशन विथ आवर सेल्फ रिगार्डिंग कि हमारी प्रोफेशनल लाइफ फ्यूचर में कैसी होगी, हमारा जो एस्पिरेशन है, whether if we face certain hurdles, we'll be able to revoke and bounce back. So those are certain aspects which are new to UPSC preparation, जहाँ पे we should be cultivating more emotional quotient that may and that is very important. ओके। नेक्स्ट ये है कि आपने 2 टाइम्स यूपीएससी का इंटरव्यू फेस किया है, तो आपको कुछ एक्सपीरियंस तो हुआ ही होगा। आपको क्या फील होता है कि यूपीएससी एक स्टूडेंट के अंदर जो ब्यूरोक्रेट बनना चाहता है, उसके पर्सनैलिटी में कौन सी ऐसी चीज है जो वो ढूंढती है? क्या क्या चीजें होनी चाहिए एक आईएएस ऑफिसर बनने के लिए आपको पर्सनैलिटी में? एक तो ये है कि जो सिलेबस हमने पढ़ रखा है प्री और मेंस में, वो हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं कि नहीं, वेदर वी मेक सर्टेन ओपिनियन, वी बिलीव इन आवर नॉलेज एंड वी आर रेडी टू अप्लाई इट इन आवर बिहेवियर। जब हम बात करते हैं तब काफ़ी खुल के ये सामने आता है कि हम जो हमने पढ़ रखा है उसको अप्लाई करने का एटीट्यूड हमारे अंदर है कि नहीं। जैसे इन्वायरमेंट की बात करें, सो वी रीड अबाउट द सस्टेनेबल लिविंग, वी शुड नॉट बी यूजिंग टू मच कार्बन इंटेंसिव मटेरियल्स। तो लेकिन हम क्या उस चीज़ को अप्लाई करते हैं अपनी लाइफ में? सो दोज एस्पेक्ट्स अंडरलाइन सर्टेन वैल्यूज, जैसे इंटीग्रिटी है, ऑनेस्टी है। तो ये सारी वैल्यूज उस चीज़ से चेक करते हैं कि वेदर वी आर ऑब्जर्विंग दोज व्हाट वी हैव रेड। इसके अलावा जो बिहेवियरल एस्पेक्ट है, लिसनिंग प्रॉपरली टू द बोर्ड मेंबर्स, रिस्पॉन्ड करना इन ए वे विच इज़ वेरी एलिगेंट, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। और एक पॉजिटिव अप्रोच रहना चाहिए अपनी कोई भी अगर केस स्टडी दिया जाता है, इफ़ यू सी द क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड इन द इंटरव्यू, दे आर पर्टिकुलरली फ्रेम्ड इन सर्टेन मैनर। वो एक कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप या कोई प्रॉब्लम के स्टडीज देंगे, और वो सब बच्चों से लगभग सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं। सो देयर इज़ ए पैटर्न इन द इंटरव्यू क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड, और उसको क्रैक करके सो दोज स्किल्स कैन बी टेस्टेड। ठीक है। यूपीएससी में जब कोई एक स्टूडेंट सिलेक्ट हो जाता है, तो लोगों को उसका चमकता हुआ चेहरा, जलवा और बहुत ज्यादा उसकी शोहरत हो जाती है, तो लोगों को एक चमक दिखती है। खासतौर पे जो यूथ है वो रील्स देखता है, यूट्यूब पे वीडियोस देखता है, तो उसको लगता है ये बहुत आसान है कि चलो इन्होंने वर्दी पहन ली, आईएएस आईपीएस बन गए, तो मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। बट बहुत कम लोगों को ये पता होता है कि जो कैंडिडेट आईएएस या आईपीएस ऑफिसर बनते हैं या यूपीएससी में सिलेक्ट होते हैं, इसके पीछे उन्होंने कितना स्ट्रगल किया होता है, कितना सेक्रीफाइस किया होता है। तो मैं चाहूंगा उन पॉइंट्स को आप शेयर करें जो आपने सेक्रीफाई किया, जो आपने स्ट्रगल किया, ताकि लोगों को ये रियलिटी पता चल सके कि जो ये सक्सेस मिलती है ये इतना ऐसे नहीं मिल जाती कि आप गए तुरंत हो गया, उसमें टाइम लगता है और इन सारी फेजेस से गुजरना पड़ता है। स्ट्रगल एक एसेंशियल पार्ट है। इफ वी जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है ऑफ लाइफ, तो स्ट्रगल इज अनएवॉइडेबल। अपने व्हाट वी नीड टू डू इज टू मेक आवरसेल्फ कैपेबल इनफ कि हम स्ट्रगल फेस कर पाए। जैसे अगर एक प्रीलिम्स एक बार नहीं हुआ था, सो दैट वाज ए हाईली चैलेंजिंग टास्क फॉर मी टू बिल्ड माई सेल्फ इन ए बेटर वे, और कैसे मैं आगे की पढ़ाई करूँ। तो इनर जो अपना कॉन्शियसनेस है दैट कम्स इन टू पिक्चर, कि वो कैसे हम सपोर्ट कर पाते हैं खुद को, और साथ साथ हमारे जो फ्रेंड्स और कम्युनिटी मेंबर्स हैं, हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, तो उनका काफ़ी बड़ा रोल हो जाता है कि दे कल्टिवेट पॉजिटिविटी अमंग अस। और यही एक कई लोगों का ऐसा मानना है कि इफ़ वी फेस सक्सेस एट सम इंटरवल इन आवर लाइफ, वी विल बी हैविंग अ वेरी गुड फील। तो वो ज़रूरी है, बट स्टिल वी शुड बी एबल टू कल्टिवेट ए कॉन्शियसनेस टू फेस द स्ट्रगल्स थ्रू पॉजिटिविटी। उस पे मैं चाहूँगा कुछ बोले। Sacrifice, struggle, similar things in my respect. If we face certain struggles and we lose out certain things, for example, अगर हम शादी में नहीं जा पा रहे हैं किसी नियर एंड डियर वंस के, so that is also a sacrifice, क्योंकि हम मिस करेंगे उस इवेंट को, that event won't come in future. तो सेक्रीफाइस होती है, बट इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। जो हमारा डेस्टिनेशन है वो विच इज़ आवर एस्पिरेशन,
So we justify for that purpose. प्रिपरेशन के टाइम कोई ऐसा पल आया हो जब ऐसा लगा हो कि आप बहुत टूट चुके हैं? जनरली होता है प्रिपरेशन के दौरान हमारे रिजल्ट्स नहीं होते हैं या कुछ ऐसा हो जाता है मेंस तक जाने के बाद या इंटरव्यू नहीं होता है, तो उस एक्सपीरियंस को शेयर करें एंड उसको कैसे हैंडल किया था आपने? सर ऐसा एक्सपीरियंस तो कभी कभी ट्रांजिएंट वे में होता है, तो उसके लिए मैं अपने फ्रेंड्स से बात करता था, और कुछ फ्रेंड जहाँ से मेरे को गुड पॉजिटिव एनर्जी मिलती थी, गुड वाइब्स मिलती थी, आई यूज टू गो टू देम ड्यूरिंग सच पीरियड, एंड वहाँ पे फिर वो मेरे अंदर एक बाउंस बैक करने की एबिलिटी आ जाती थी। और अल्टीमेटली जो कॉन्फिडेंस है वो हमें कल्टीवेट करना पड़ेगा खुद में, कि वी शुड बी एनालाइजिंग आवर फेलियर्स, उसको कैसे हम उससे कुछ लर्निंग ले सकते हैं, फिर उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं यूजिंग सर्टेन स्ट्रेटजीज सो टू से। और इसमें स्ट्रगल तो फेस करना ही पड़ेगा अगर हम ऑफिसर बनना भी चाहते हैं। अभी तो चलिए बन गए, लेकिन फ्यूचर में बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे। जो वर्क रोल होता है वो काफ़ी डिफरेंट होता है और डिफ़िकल्ट होता है। अलग अलग जगह पे अलग अलग सिचुएशन पे जो काम करना होगा, तो चैलेंज जो है वो एक कॉन्फिडेंस का भी सोर्स होता है। तो आई टेक इन दैट स्पिरिट। इंडिया में आज भी 70% जो हमारी आबादी है वो रूरल एरिया में रहती है। आप आईएएस ऑफिसर बनने के बाद रूरल एरिया में जाएंगे, ठीक है, तो आपके पास अपना क्या विजन है? कौन ऐसी चीजें हैं रूरल एरिया की या रूरल इंडिया की जिसमें आप इम्प्रूवमेंट करना चाहेंगे या उसमें डेवलपमेंट करना चाहेंगे? क्या कुछ इस पे आपने सोचा है? ग्रामीण क्षेत्रों से मेरा एक्सपीरियंस रहा है। वहाँ पे जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं अब धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही हैं। पहले गरीबी थी वो अब काफ़ी हद तक कम हुई है। जो मेन अभी हमारा जो एस्पिरेशन एक मिडिल से अपर इनकम कंट्री बनने का, वो रूरल एरिया से ही ड्राइव होगा। जो एनर्जी सिक्योरिटी है रूरल एरियाज में बायोगैस का यूज़ करके, ये सब चीज़ें अब आगे हमें इन पर काम करने की ज़रूरत है। इंडिपेंडेंट इकोनॉमी गाँव की, हाँ, गांव की इंडिपेंडेंट इकोनॉमी इट मे नॉट बी वैलिड राइट नाउ, क्योंकि कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी हो गई है। सो गांव शहर से भी आजकल कनेक्ट हो रहे हैं। 100-200 किलोमीटर्स पे आजकल सिटीज़ भी आ रही हैं। पीपल आर गोइंग टू एंड फ्रो फ्रॉम विलेजेस एंड अर्बन एरियाज। तो जो स्मार्ट विलेजेस का कॉन्सेप्ट है कि स्मार्ट सिटी तो एग्जिस्ट करे, बट ऑल द बेसिक नेसेसिटीज विच आर रिक्वायर्ड फॉर ए गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ वो रूरल एरियाज में भी प्रेजेंट हो। तो इस डायरेक्शन में काफ़ी आई थिंक वी आर अचीविंग ए गुड गोल। और जो एसटीजी अपना टारगेट है 2030 वाला, वो एक डिटरमाइनिंग फैक्टर होगा। अगर हम ग्रामीण इलाकों में ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर पाते हैं तो काफ़ी हद तक जो चैलेंजेस हैं वो एक तरह से बूंद की तरह काम होगा। और इंडिया की जो ग्रोथ रेट है, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, दैट विल बी ड्रिवन हैविली फ्रॉम द रूरल एरियाज, आई बिलीव। नेक्स्ट ये है कि नेशन बिल्डिंग के लिए और एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी एंड एक पर्सन के डेवलपमेंट के लिए आप एजुकेशन को कितना जरूरी समझते हैं? इस क्वेश्चन का एक पार्ट है। सेकंड ये है कि एजुकेशन कैसे नेशन बिल्डिंग में अपना एक अहम रोल प्ले करती है। मैं चाहूंगा दोनों इस क्वेश्चन के जो दोनों पार्ट हैं आप उसका जवाब दें। फर्स्ट में यही है कि एक नेशन एंड ये, तो जो पहला आपका पार्ट है कि एक इंसान की ज़िंदगी में जो शिक्षा का महत्व है, तो मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में बताऊं तो जब मैं स्कूल में था तो मेरी मम्मी का था कि चलो ये स्कूल टीचर बन जाएगा, वी विल हैव ए जॉब सिक्योरिटी एंड वी कैन हैव ए बेटर लाइफ। लेकिन जैसे जैसे मैंने सीखा तो माई कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड सर्टेन सब्जेक्ट्स, जैसे इंजीनियरिंग है, मैथ कैलकुलेशन जो एप्टीट्यूड होती है, उसको करने की एबिलिटी इंक्रीज हुई। तो धीरे धीरे मेरा जो कंट्रीब्यूशन था टू द इकोनॉमी, टू द सोसाइटी, दैट ऑल्सो इंक्रीज। तो एजुकेशन वही है कि वो मजबूत बनाता है कि इंसान को अपने जो उसकी कर्म होंगे उसको काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली बनाता है। और नेशन बिल्डिंग जो है, तो नेशन तो लोगों से ही बनता है। अगर हम अपने सब कोई स्किल्ड हो जाए, सब कोई ग्रेजुएट हो जाए, जो अपना रेशियो है टुवर्ड हायर एजुकेशन, इफ दैट इंक्रीजेस, certainly it will have a positive impact over the economic processes. More startups would be coming up. So certainly जो नेशन बिल्डिंग है वो एजुकेशन से ही ड्रिवन होगा।
खास करके उन इलाकों में जहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी अभी ज़्यादा है और जो क्वालिटी ऑफ लाइफ कम है, वो वही इलाके हैं जहाँ पे एजुकेशन का स्तर कम है। तो एजुकेशन पे नो डाउट वी हैव टू वर्क इन ऑर्डर टू मेक आवर इंडिया मोर डेवलप्ड। एक आपने बात बोली लास्ट में कि एजुकेशन का स्तर कम है, तो इंडिया में दो चीजें हैं, एक तो है साक्षर, एक है शिक्षित यानी एजुकेटेड। दोनों में डिफरेंस है, साक्षर एंड शिक्षित होने में। तो वो क्वालिटी कैसे बढ़ाई जाए कि ज्यादा से ज्यादा लोग एजुकेटेड हो सके, ना कि एक जॉब ओरिएंटेड आप पढ़ाई कर रहे हो। ज्यादातर इंडिया में तो यही होता है, हमारे कंट्री में यही माहौल है कि लोग जॉब ओरिएंटेड पढ़ाई करते हैं। इट मीन्स कि अगर आपको जॉब मिली तो आप सक्सेसफुल पर्सन हो सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और अगर आपको जॉब नहीं मिलती है, आप सेल्फ एंटरप्रेन्योर या बिजनेस करते हो, तो उतना तवज्जो नहीं दी जाती है हमारी सोसाइटी में। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें एटीट्यूड का भी, जो सोसाइटल एटीट्यूड्स है टुवर्ड वर्क इज ऑल्सो टू बी एनालाइज्ड। जैसे हम पढ़ते हैं और वी आर एबल टू रीड अप टू ए सर्टेन लेवल, तो हम कुछ काम कर सकते हैं, वहाँ पे हमें जॉब भी मिल सकती है। लेकिन जो एटीट्यूड होना चाहिए वो दैट शुड बी ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग, कि हम समय समय पे कुछ ना कुछ सीखते रहें। और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। कुछ एक मेरा दोस्त है, उसके एक सीनियर थे, तो ही ज्वाइंड एज ए क्लर्क, बट उनका जो इंटरेस्ट था इन कॉमर्स वो सच कि उन्होंने बाद में पीएचडी भी की और प्रोफेसर बन गए। तो ऐसे एग्जांपल्स एग्जिस्ट करते हैं, और आई थिंक दैट शुड बी द स्पिरिट एवरीबॉडी शुड इम्बाइब, कि कैसे हम सीखने की जो क्षमता होती है खुद में एक कल्चर बना लेंगे। सीखना तो है ही। बाबा साहब अम्बेडकर का था कि अगर कोई लड़का है या कोई भी इंसान है, अगर वो दिन में 4 पन्ने लिखता नहीं है तो वो शिक्षित ही नहीं है। तो वही एबिलिटी है कि जो हमें आता है हम उसको प्रभावशाली वे में तरीके से उसको यूज़ कर पा रहे हैं कि नहीं, द एप्लीकेशन पार्ट। सो दैट विल मेक अस मोर वाइज, और वो हमें अपने सोसाइटी में इम्बाइब करने की ज़रूरत है हमें। और शिक्षित अगर बन भी गए हैं तो उसको शिक्षित दिखे, शिक्षित तरीके से अपनी ज़िंदगी को बसर करें, वो उस डायरेक्शन में हमें सोचने की ज़रूरत है। जो स्टूडेंट यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या जो कर रहे हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा मैसेज यही होगा कि पॉजिटिविटी वी शुड कल्टिवेट इन आवरसेल्फ। यूपीएससी एक एग्ज़ाम है, इसको एग्ज़ाम की तरह लेना ही हमें, लेकिन साथ साथ काफ़ी चीज़ें हमें सीखने को भी मिलती हैं। बहुत सारी सब्जेक्ट्स हैं जिसके बारे में हम अपने ग्रेजुएशन में नहीं पढ़ेंगे। ग्रेजुएशन वुड बी इन सम स्पेशलाइज्ड डोमेन, इंजीनियरिंग या फिर ह्यूमैनिटीज़। तो एक अगर होलसम स्टडी है तो वो यूपीएससी प्रोवाइड करती है। इसको हम यूज़ करें, एक ऑफिसर्स जब हम बनेंगे या फिर सोसाइटी में किसी और तरीके से भी इन्वॉल्व होंगे तो वो काफ़ी यूज़फुल होगा। साथ ही साथ इसमें हमें एक काफ़ी बड़ी कम्युनिटी यूपीएससी को परस्यू करती है, एस्पायर करती है। तो वो एक कम्युनिटी खुद ही काफ़ी परसुएसिव कम्युनिटी है, एंड we should be engaging with more people and making more friends out of UPSC journey, and I think that would be one of the most important takeaway from the UPSC journey anybody could have, even if they don't qualify. इसलिए थैंक यू सो मच कि आपने अपना बेशकीमती टाइम हमारे प्लेटफॉर्म पे दिया, और इससे बहुत सारे बच्चों को जो प्रिपरेशन कर रहे हैं या करना चाहते हैं या जो उनके पेरेंट्स हैं उनको भी काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने और समझने के लिए मिलेंगी। थैंक यू। धन्यवाद नासिर सर, आपने इतना टाइम निकाला और हम दोनों बात कर पाए, दैट वाज रियली वंडरफुल। और आपने इससे जो मेरा पिछला वाला अटेम्प्ट था 2020 वाला, उसमें आपने हिस्ट्री और एथिक्स में गाइड किया था, एंड इस अटेम्प्ट में वी टॉक्ड फॉर आवर ड्यूरिंग आवर इंटरव्यू प्रिपरेशन, सो दैट वाज हाईली इंसाइटफुल, एंड आई थैंक यू फॉर बीइंग ए सोर्स ऑफ माय प्रिपरेशन। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।